हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, हम लोग आज से बिहार पुलिस फायरमैन के लिए एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन से संबंधित जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं सारे वीवीआई प्रश्न आपको लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। यानी कि जो यहाँ पे नया सिलेबस है उसी के आधारित पे ये एक प्रश्न आपको बनाएंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम तक इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही मैं ऐसे कैंडिडेट के बारे में बता दूं जो कैंडिडेट बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तभी ये साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है बहुत सारे एग्जाम में और आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस फायरमैन के लिए भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन से एक बात आप और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको सेंटीमीटर में पूछा जाता है, तो जब आपको सेंटीमीटर में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा लिख कर दिखा देता हूँ कि जो अगर सेंटीमीटर में अगर इसको पूछ ले जाए कि 1 माइक्रोमीटर पर कितना होता है तो फिर आपको 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको कभी कभी आपको ऐसे भी दिया जाता है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको यहाँ पे पॉइंट में करके दिया जाएगा, तो इसका जो पॉइंट में दिया जाएगा तो इसमें आपको 0.001 mm हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक ही क्वेश्चन को बार बार आपको घुमाकर पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है। यानी कौन सी वो भौतिक मात्रा है, राशि है जिनका जो इकाई है, जिनका एसआई मात्रक है वो समान है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन मेंशन किया गया है, कार्य और ऊर्जा। तो कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, यानी कि एसआई मात्रक दोनों का सेम होता है। इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। बाकी सब ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया है बल और दाब। तो बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया बल और संवेग। तो बल का यहाँ पे न्यूटन होता है, यहाँ पे संवेग आपको kg/s होता है। यहाँ पे बल और कार्य दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी सदिश राशियां हैं। तो आप सदिश अदिश को अच्छी तरह से पहचानते होंगे और ऐसे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। तो यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको तीनों राशियाँ सदिश है, उसी को पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए कार्य, ऊर्जा और बल। देखिए बल यहाँ पे सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा और जो यहाँ पे कार्य है ये आपको अदिश राशि है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। सेकेंड यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया चाल, त्वरण और वेग। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्वरण, वेग, ये दोनों जो है ये आपको क्या है, ये दोनों ही आपको यहाँ पे सदिश राशि है, लेकिन जो चाल है ये आपको अदिश राशि है। सी ऑप्शन देखिए, वेग, त्वरण और बल, ये जो तीनों राशि है ये तीनों राशि आपको सदिश राशि है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि तीनों राशियाँ सदिश होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखे रहेंगे 2 यहाँ पे सदिश राशियाँ थी लेकिन एक अदिश था, लेकिन यहाँ पे जो तीन में देखेंगे, सी में देखेंगे तो तीनों राशियाँ आपको सदिश थी। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात मैं यहाँ से और इम्पोर्टेंट बता दूँ, कभी भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए और जिसमें आपको ऊर्जा हो, यानी कि बहुत प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यानी किसी भी प्रकार की जब ऊर्जा लग जाएगा तो उसमें आपको अदिश राशि होना तय है। यानी किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा होती है ये आपको सदिश राशि नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। इसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन गति का द्वितीय समीकरण है। अब देखिए न्यूटन के गति के नियम से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कि गति का पहला समीकरण कौन सा है, द्वितीय समीकरण कौन सा है। तो यहाँ पे
गति का दूसरा समीकरण पूछा गया है, ठीक है। तो गति का जो पहला समीकरण होता है ये होता है आपको v बराबर v बराबर होता है u प्लस ए टी। मैं आपको यहाँ से फिर से लिख कर दिखा देता हूँ। जो आपका पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ये होता है पहला समीकरण। यहाँ पे जो v है वेग है, u आपको प्रारंभिक की वस्तु की गति होती है और ए त्वरण होता है और टी समय होता है। ये आपको पहला समीकरण है न्यूटन का, ठीक है। वही हम लोग बात करें सेकेंड समीकरण का। जो सेकेंड समीकरण होता है ये आपको होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और गति की तीसरी समीकरण की बात कर लेते हैं। तो गति का तीसरा समीकरण आपको होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। थोड़ा सा आपको लिखावट में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ से मैं यहाँ पे मोबाइल पर स्केच करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आपको याद नहीं है तो v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको गति का तीसरा समीकरण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उत्तोलक काम करता है। और यहाँ पर आर्किमिडीज से एक बात आप याद रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपको तैरने या फिर डूबने से संबंधित होता है, इस सारे का जो राइट आंसर होता है ये आपको आर्किमिडीज ही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपके अगर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे डूबने या तैरने से संबंधित, तो उस समय आपको आर्किमिडीज पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, समीकरण F बराबर ए में न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। देखिए न्यूटन का नियम आप सभी काइंड के बहुत ही जरूरी है। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि F बराबर m ए यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये किस न्यूटन के नियम के अनुसार मिलता है। ये न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार मिलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए कभी कभी के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलती है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा मिलती है। बल किसे कहते हैं, बल की जो परिभाषा है न्यूटन के प्रथम नियम से ज्ञात होता है, ठीक है। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत को तीसरे नियम के रूप में जानते हैं, यानी कि जो रॉकेट छोड़ा जाता है वो आपको संवेग संरक्षण की सिद्धांत पर कार्य करता है और यहाँ पे न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। तो बिल्कुल आप तीनों नियम को समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को कहा जाता है। यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा अगर हम मिलाते हैं तो फिर क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपको यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे कॉमन फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए जब आपको दोगुना करने की बात कीजिए, जब आपको वेग दोगुना होगा तो ये गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब वेग आधा कर दिया जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वेग आधा करने की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे दोगुना करने की बात होता तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 हो जाता, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1/4 या फिर चौथाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है। पलायन वेग क्या होता है, जब आप किसी भी वस्तु को इतनी तेज गति से फेंकते हैं जो कि दोबारा लौट कर वापस न आए, उसे हम पलायन वेग के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और आप याद रख सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का जो मान होता है ये आपको 2.38 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि चंद्रमा की सतह पर कितना होता है और यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है, क्यों। आपने देखा होगा कि रेल की जो पटरी है वक्र पर झुकी होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण हो जाता है आवश्यक अभिकेंद्री बल के
कारण, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए जब आपको अंतर की ओर झुका हुआ क्वेश्चन में मेंशन किया जाए तो उसमें आपको अभिकेंद्रीय बल पर क्लिक करना है, और जब आपको बाहर की ओर कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो उसमें आपको अपकेंद्र बल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जो भी आपका कन्फ्यूजन हो इसको आप क्लियर कर लीजिए, आसानी से आप हल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये आपको तैरने और डूबने से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये सारे जो है आपको तैरने और डूबने से संबंधित है। पनडुब्बी आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोमीटर जो कि आपको दूध की शुद्धता मापी जाती है, और हाइड्रोमीटर भी आपको यहाँ पे ये तैरने डूबने से संबंधित है। लेकिन जो यहाँ पे ऑटोमीटर है ये आपको तैरने और डूबने से संबंधित नहीं है, ये आपको गति मापता है, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, न्यूनतम संभव ताप है, यानी कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना न्यूनतम ताप हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कार हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो इसका आविष्कार आपको डिवार के द्वारा किया गया था, जो कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही सारी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको समझिए कि सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। देखिए सघन को आप समझिए, सघन यानी कि सटा सटा हुआ, ठीक है, और विरल मतलब हटा हटा हुआ। अगर आपको सघन बोल रहा है यानी कि सटा सटा जो भी हो उसको आप समझिए सघन, और विरल जो है हटा उटा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सघन से विरल यानी कि जो सटा सटा उससे आपको विरल यानी कि खुला में जा रहा था, क्या होगा, जब खुला में जाएगा तो ये अविलंब से दूर जाएगा, और दूर भी जाएगा तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन हो गया दूर में, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए कम होगा तीव्र होगा, जब खुला रहेगा तो तीव्र गति से बाहर आएगा, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि विरल और सघन क्या है। देखिए सघन यानी कि सटा सटा, विरल यानी कि हटा हटा। ठीक है, तो सघन से विरल में जा रहा है यानी कि घने से आपको खुले में जा रहा है तो ये अविलंब से दूर जाएगा और तीव्र गति से जाएगा। ठीक है, यही अगर क्वेश्चन होता है विरल से सघन में जाता है तो ये आपको दूर नहीं जाता, ये आपको झुक जाता और कम गति से भी जाता। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, डायोड को एक रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि डायोड का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं। तो डायोड का प्रयोग हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और आप याद रख सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया डायोड के बारे में, तो डायोड का प्रयोग किस में करते हैं, तो हमने बताया कि रेक्टिफायर के रूप में। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं। तो रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रेक्टिफायर का प्रयोग जो हम लोग एसी को डीसी में प्रयोग करने के लिए करते हैं, एसी टू डीसी। ठीक है, और जब आपको इन्वर्टर पूछा जाए तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है, यानी कि रेक्टिफायर के सीधा उल्टा होता है इन्वर्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस का पूरा नाम आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिकण कणों को कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो समतुल्य प्रतिकण यानी कि उल्टा, इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन हम जब से ई लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ई लिखते हैं और यहाँ पे माइनस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग पॉजिट्रॉन लिखते हैं तो यहाँ पे ई लिखकर यहाँ पे प्लस हम लोग देते हैं, यानी कि आप इसको समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन को आपको उल्टा बताना है, तो इलेक्ट्रॉन को उल्टा आपको पॉजिट्रॉन हो जाता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयुक्ता क्या होगी। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 282। ठीक है, देखिए 12 हो गया 282, और यहाँ पे जो इसका 12वीं कक्षा में परमाणु होता है, जो 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, इसे हम लोग संयुक्ता के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ से 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस भी है प्लस भी है,
कभी भी आपको संयोजकता माइनस नहीं होता है अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि +2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है, यानी कि एवोगाड्रो संख्या को हम लोग किस रूप में निरूपित कर पाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा n, और यहाँ पे जो 0 रहेगा ये आपको नीचे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए n जो है n और यहाँ पे ऊपर में 0 है, जो कि ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि n और यहाँ पे जो नीचे में 0 है, यही आपको एवोगाड्रो संख्या को इसी के द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन के पीएच मान आपको 7 से अधिक होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है और आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर जानते होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं आवर्त। और जब आपको ऊर्ध्वाधर दे दे तो उस समय हम लोग समूह कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब खड़ा रहेगा, अपनी भाषा में समझिए, उसे हम लोग समूह कहेंगे। और जब आपको यहाँ पे नीचे जमीन यानी कि क्षैतिज पर रहेगा, उसे हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। तो ये आपको इथाइल मरकप्टेन का प्रयोग करके पता लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो जो ऑन्कोलॉजी है ये आपको कैंसर की बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? ये किया गया था आपको 5 भागों में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ये आपको आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एंजाइम है वसा, प्रोटीन या फिर आरएनए? ये जो एंजाइम होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, दूध प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध की बात की जाए या फिर पनीर की बात की जाए, दोनों में आपको रेनिन एंजाइम होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, दूध या फिर पनीर में रेनिन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। तो स्त्रियों की नसबंदी को हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन मेंशन किया गया। जब आपको पुरुषों की नसबंदी की बात की जाए तो उससे हम लोग वैक्सीटोमी कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, पुरुष को वैक्सीटोमी और यहाँ पे स्त्री को ट्यूबेक्टोमी, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं और सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम से संबंधित। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।